अगर तुम्हें भी नीट में बायो सॉल्व करने में 50 to 60 मिनट या उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, बायो में जितना टाइम बचाओगे उतना ही टाइम आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को दे पाओगे, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बायो को जल्दी निपटाने के चक्कर में आंसर्स गलत कर दो। देयरफॉर आपको बायो कम से कम पॉसिबल टाइम में सॉल्व करना है, बट एट द सेम टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एक्यूरेसी। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा होगा कि मैक्सिमम ऑफ द टॉपर्स बायो को 25 मिनट, 30 मिनट या मैक्सिमम 35 मिनट में बायो खत्म कर देते हैं। तो आप ये कैसे कर पाओगे? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिमेंबर, हर तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका अलग होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले की वीकनेसेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन आपके साथ कैसे कैसे खेल सकता है, कैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, ताकि आप क्वेश्चन में फंस जाओ और आप उस क्वेश्चन को नेगेटिव कर दो। एक बार हमें ये पता चल जाएगा तो हम किसी भी क्वेश्चन में उलझेंगे नहीं और उसको इजीली मात दे देंगे। तो चलो देखते हैं कि बायो में एग्जाम में आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है वो है डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज है, लेकिन मैंने इसको भी कैटेगराइज कर रखा है। उसमें जो आता है पहला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आगे आपको सबके एग्जांपल्स भी दूंगा, क्वेश्चन के साथ में लाया हूं। देन थर्ड स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, एआर टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, अरेंजिंग सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो कि आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 2025 में से काफी क्वेश्चन आए हैं। देखो 3 क्वेश्चन आए 2025 में से इस तरह के क्वेश्चन से। एंड द लास्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। चलो एग्जैक्टली आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, इसको टैकल कैसे करना है। और एंड 2025 का मैं डेटा लेके आया हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से होते हैं। 2025 में डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन है, यानी कि 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट कौन से क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से बेस्ड हो, एनसीईआरटी से उठाया गया हो। एंड थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई हो सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट कौन सा है, या फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड हो सकता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। लेकिन एक्सट्रीम एप्लीकेशन बेस्ड होगा तो आपको उसको फर्स्ट राउंड में छोड़ना है। वो आगे अभी मैं बताऊंगा कि राउंड वाइज कैसे करना है क्वेश्चन को। देखते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पहला जो टाइप आता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपको स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, 5 आपको 5-6 स्टेटमेंट दे देते हैं और आपसे क्या पूछता है क्वेश्चन, बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। या फिर और एक टाइप का इसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी आर करेक्ट या फिर हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, इनको कैसे टैकल करना है बताऊंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या टाइप है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें कौन से ऑप्शन होते हैं, या तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, या फिर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। इससे 2025 में कितने हैं, 8 सवाल आए हुए हैं। नेक्स्ट एआर टाइप क्वेश्चन, यानी कि असर्शन, राइट असर्शन, रीजन टाइप वाले क्वेश्चन। इसमें से भी 2025 में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, असर्शन इनकरेक्ट एंड रीजन करेक्ट। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है मैचिंग टाइप। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन है 2025 में। क्या करना है, मैच करना है आपको डायरेक्टली। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में क्या होता है मैचिंग टाइप में, आप एक या फिर 2 ऑप्शन को ही मैच करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बाकी तीसरा चौथा ऑप्शन आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी जो क्वेश्चन है इजी टाइप में आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, अरेंजिंग सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी होते हैं। 2025 में इससे भी 4 सवाल आया हुआ है, ज्यादा मुश्किल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। नेक्स्ट ये सब मैंने क्या लिखा है ये आपको आगे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि राउंड में पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट ये बताता हूं आपको कि एग्जैक्टली पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो हमारा बायो के ऊपर है तो बायो की बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पेपर को राउंड में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में पूरा 90 क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐसा नहीं। देखो सारे क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किए जाते, फर्स्ट राउंड में नहीं किए जाते। कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको देखना ही नहीं है, फर्स्ट टाइम में इग्नोर करना है। तो क्या क्या है, आपको टोटल 3 राउंड में एटलीस्ट पेपर सॉल्व करना है। पहले राउंड में क्या करना है, दूसरे राउंड में क्या करना है, तीसरे राउंड में क्या करना है बताता हूँ। पहले राउंड में बस उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो इजी हो, देखते ही सॉल्व हो जाए, बिल्कुल भी टाइम ना लगे, जहाँ दिमाग लगाना पड़े, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, मतलब देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एंड डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, या तो डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठाया गया हो। एंड फर्स्ट राउंड में आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छूना है, इग्नोर करना है जैसे वो आपको इग्नोर करती है। कौन से क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है, जो याद नहीं आ रहा, हो सकता है इजी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, लेकिन पहले राउंड में आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है कि टाइम आपका वेस्ट करे। इसलिए जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है एट दी पॉइंट, लेकिन हो सकता है आपको बाद में याद आए, लेकिन एट दी पॉइंट याद नहीं आ रहा तो उसको फर्स्ट टाइम में इग्नोर करो, नहीं देखना है उस क्वेश्चन को। दूसरा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन, कि थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए इसको भी आपको फर्स्ट राउंड में नहीं सॉल्व करना है। नेक्स्ट नेवर सीन बिफोर। कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया या फिर ऐसा टॉपिक आ गया आपने कभी देखा ही नहीं हो, सुना ही नहीं, या फिर हो सकता है कि आपने उसका लेक्चर नहीं करा हो, लेकिन आपके लिए तो नेवर सीन बिफोर है। इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है। नेक्स्ट बिग पैराग्राफ।
बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ आपको दिए ही दिए गए। समझ लो एक ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में जो आपका पूरा एक पेज का आधा पेज खा रहा है, तो उस क्वेश्चन हो सकता है बहुत ज्यादा इजी हो, तुच्छ सा सवाल हो, लेकिन टाइम खाएगा क्योंकि आधा पेज आ रहा है, आपको रीडिंग में टाइम लगेगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को भी फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, इसको नेक्स्ट राउंड में देखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ रहे हैं, बस अभी नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको करना है स्प्रिंट करना है, जितना फास्ट हो गया उतना फास्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्स्ट राउंड में। बेसिक सा रूल है, जो भी क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अगर टाइम लगेगा तो उसको छोड़ दो, इग्नोर करो, उस क्वेश्चन को बोलो तुम्हें नेक्स्ट राउंड में देखेंगे, अभी तुम आराम करो, चिल करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जिससे आपका एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है कि कर तो लेंगे लेकिन चांसेस हैं कि आप गलत कर लो। क्वेश्चन है जिनको अगर फर्स्ट राउंड में करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। बताता हूँ, देखो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें 5-6 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पूछेगा करेक्ट इनकरेक्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन को पहले राउंड में नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ना है देन छोड़ना है, देखते ही इग्नोर करना है, देखना है और छोड़ना है। बिल्कुल क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में पढ़ना भी नहीं है। क्यों? 2 रीजन है। पहला रीजन, ये तो एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, और दूसरा बहुत ज्यादा अलर्टनेस चाहिए। आपका जो है करेक्ट इनकरेक्ट से ही आपके साथ खेल जाएगा, आप करेक्ट के बदले इनकरेक्ट कर दोगे, कभी इनकरेक्ट के बदले करेक्ट, इन सब चीजों में आपका ध्यान रहेगा। और जो है ना, ये सारे जो स्टेटमेंट है ना, बहुत बारीकी से इनको बनाया गया होता है, बहुत बारीक सा इनमें डिफरेंस होता है इनका करेक्ट और इनकरेक्ट होने का। इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल छोड़ देना है, देखना ही नहीं है, इग्नोर करना, मस्ट इग्नोर करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट राउंड में आएंगे, सेकंड राउंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन फर्स्ट राउंड में बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन। इसमें भी सेम करेक्ट इनकरेक्ट के साथ आपके साथ खेल जाएगा। थोड़ा अलर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बोल रहा हूँ ना कि बहुत बारीक सा इसमें डिफरेंस होता है, जो आपको बहुत ध्यान से बारीकी से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एआर टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जो है ना पहले राउंड में आपको छोड़ना है। नेक्स्ट जो है अरेंज इन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को भी फर्स्ट राउंड में छोड़ना ही छोड़ना है, ये तो जरूर छोड़ना है। क्यों? एक बार के लिए आप स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन कर भी लोगे, चलो ये थोड़ा सा इजी होते हैं बाकी के कंपेयर में, लेकिन अरेंज इन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है। बिल्कुल भी इनको फर्स्ट राउंड में करने की गलती मत करना। एक तो ये आपका टाइम खाएगा, दूसरा करेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम है। फर्स्ट राउंड में जो मेन टारगेट होता है वो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? मैक्सिमम ऑफ दी इजी क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है, तभी आपका जो जाके सिलेक्शन जो है वो आपका सिक्योर होगा। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो तो सब लोग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा जो सब लोग कर रहे हैं। और जब इजी एंड ये इजी क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को लीव करोगे, तभी आपको देख पाओगे कौन से क्वेश्चन इजी है एंड उसको कर पाओगे। तो फिर फर्स्ट राउंड में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मान के चल रहा हूँ 90% ऑफ दी डायरेक्ट क्वेश्चन आप जो है फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लोगे। देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूंगा मत करना इनको सॉल्व, नेक्स्ट राउंड में टाइम मिलेगा तब करना। मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी इजी होते हैं, एटलीस्ट इनमें भी 90% आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इजी होते हैं, इसमें से भी आप मान के चलो कि 50% क्वेश्चन आपको आते होंगे फर्स्ट राउंड में, इन 4 में से 50% सॉल्व करोगे, यानी कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50% एटलीस्ट आप तो कर ही लोगे, क्योंकि इजी होते हैं। आपने फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देखते हैं। 38 क्वेश्चन प्लस 8 क्वेश्चन एंड प्लस 2 क्वेश्चन, यानी कि 48, 50 क्वेश्चन के आसपास आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लोगे, यानी कि 50 × 4 200 मार्क्स आपके फर्स्ट राउंड में आ जाएंगे। एक और चीज बताता हूँ, जब आप सेकंड राउंड में स्टेटमेंट ABCD वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना है। कैसे आपको स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं राउंड 2 में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो आपने राउंड 1 कंप्लीट कर लिया, राउंड 1 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे कर लिया। अब क्या करना है आपको, पहले राउंड 1 सॉल्व करके आपको OMR भरनी है। अब OMR करने का भी क्या तरीका है वो बताता हूँ। देखो आप सबसे पहले बॉटनी का फर्स्ट राउंड कर रहे होगे, यानी कि 91 to 135 क्वेश्चन करोगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जितने भी इनमें से सॉल्व हुए अब उनका OMR आपको बनना है। कैसे? तो देखो एक पेज था, उसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपने लेट्स सपोज 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो उसमें क्या करना है, जब पूरा पेज कंप्लीट हो गया तो 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो 3 क्वेश्चन को क्या करना है, पेज कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा OMR में मार्क कर लेना है, टिक कर देना है, फिर डॉट बना देना है। फिर मैं क्या करता था अपने टाइम में, जिगजैग बनाता था, बस बहुत छोटा सा जिगजैग बनाना है, ये नहीं कि पूरा कंप्लीट करना है। देन आपका जब पूरा बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा तो आपने कुछ ना कुछ मार्क कर लिया होगा OMR में। देन पूरा बॉटनी कंप्लीट होने के बाद अब उस OMR को जो है कंप्लीट सर्कल करो। देन आप आओ जूलॉजी में, जूलॉजी के 136 to 180 क्वेश्चन करो। अगेन पहले एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व करो, एक पेज में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद आप क्या करना है, मार्क करना है OMR में। देन नेक्स्ट पेज जाओ, नेक्स्ट पेज में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मार्क करो OMR में। एंड देन जब पूरा जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा राउंड 1, देन उन मार्क वाले सर्कल्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट भर देना है। तो ये बेस्ट तरीका है OMR भरने का। नेक्स्ट आता है राउंड 2 में क्या करना है। राउंड 2 में
कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिन क्वेश्चन को आपने इग्नोर करा था फर्स्ट राउंड में, एंड जो नहीं आते थे, जो आप बोले थे ना कि नहीं आता है लेकिन थोड़ा सोच के देखेंगे तो शायद आ जाए, तो उन क्वेश्चन को आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टाइम दो। थोड़ा टाइम आप सेकंड राउंड में थोड़ा टाइम दे सकते हो, तो सेकंड राउंड में इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो। ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम लो, 50-60 सेकंड लो एंड करो सेकंड राउंड में। और ऐसा नहीं कि राउंड 1 के बाद सीधा राउंड 2 में आना है आपको बायो में। पहले राउंड 1 ऑफ आप बायोलॉजी करोगे, देन केमिस्ट्री करोगे, देन फिजिक्स करोगे, देन राउंड 2 ऑफ बायोलॉजी, राउंड 2 ऑफ फिजिक्स, देन राउंड 2 ऑफ केमिस्ट्री, एंड देन जो बहुत कम उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको आप राउंड 3 में करोगे। एंड देन जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, अरेंज वाले क्वेश्चन एंड एसोसिएटेड रीजन वाले क्वेश्चन, उनको सेकंड राउंड में आप सॉल्व करो। इनको एटलीस्ट पढ़ो, नहीं आएगा तो छोड़ देना, लेकिन एटलीस्ट पढ़ो, आपको इनमें से भी 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सेकंड राउंड में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलर्ट क्वेश्चन रीडिंग करनी है, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एसोसिएटेड रीजन टाइप क्वेश्चन है, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन में, इसमें अलर्टनेस चाहिए, बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना सेकंड राउंड में। इसलिए मैंने बोला था इसको सेकंड राउंड में क्यों करना है, क्योंकि सेकंड राउंड में हमारे पास थोड़ा टाइम देने के लिए टाइम है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, ये वर्ड्स आपको इन क्वेश्चन में जब भी मिले तो इनको सर्कल करना। कौन से वर्ड्स हैं? करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स। ये अलर्टिंग वर्ड्स हैं, यही जो है आपका क्वेश्चन सही और गलत करवाएगा। मेनली जो ना इन जो क्वेश्चंस में ना इन वर्ड्स से आपके साथ खेल जाता है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को देखते ही सर्कल करो, एंड जब स्टेटमेंट जैसे पढ़ोगे तो आप स्टेटमेंट के सामने लिखना कि स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिख दो, करेक्ट है करेक्ट लिख दो, क्या पूछा है उसके हिसाब से लिख देना, इनकरेक्ट है आई लिख दो, या तो ट्रू फॉल्स यूज करो या फिर करेक्ट इनकरेक्ट यूज करो, सी एंड आई। देन आता है हमारे पास राउंड 3। राउंड 2 सॉल्व कर लिया। अब बहुत कम क्वेश्चन होंगे, या तो जो आपको आता नहीं होगा या फिर थोड़ा मुश्किल सवाल होगा। अब उन क्वेश्चन को आप लास्ट राउंड में सॉल्व कर सकते हो। देन जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था उनको थोड़ा डीप थिंकिंग करोगे तो आपको याद आ जाएगा, तो उन क्वेश्चन का आपको थर्ड राउंड में करना है। तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपके राउंड 1 में हो जाएंगे, देन जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो राउंड 2 में, एंड लास्ट में कुछ चंद क्वेश्चन बचेंगे जिनको आपको राउंड 3 में सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस तरह के आते हैं, जो मैंने बताया आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 2025 के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, कैसे उन क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है ये बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्या बोलता है क्वेश्चन? ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of the ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। तो कुछ बातें दे रखी है एनसीईआरटी की पाती हैं। अब क्या बोला है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अबाउट दिस मैटर। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट 2 इससे पहले देख लेते हैं। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी जो आंसर करेक्ट है वो हमें बताने हैं। तो मेनली हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पढ़ते क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? दी ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन दी प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दी कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव दी डीएनए इंसर्ट इन दी प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो मेनली इसमें क्या बताया गया है? आइदर ब्लू कलर जो है उसमें इंसर्ट होगा या फिर जो विदाउट ब्लू कलर है उसमें डीएनए इंसर्ट होगा। तो देखो एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पर सेम चीज है। या तो एक में बोल रहा है कि ब्लू कलर के पास डीएनए इंसर्ट है, एक दूसरा बोल रहा है कि विदाउट जो ब्लू कलर है उसके बाद डीएनए इंसर्ट है। तो यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इनमें से एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है ना। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो ही नहीं सकता, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस से बस अपने 2 ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट कर दिया, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो 2 ही हमारे पास बचा। तो अगर आपको नहीं भी आता ये क्वेश्चन तो आप 50% तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे, और 50% अगर चाहे तो तुक्का लगा दो अगर नहीं आया एक्सट्रीम केसेस में। बाकी आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है एंड जो दूसरा है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट है, मैंने बोला है नॉट या फिर करेक्ट ये लिखा हो ना तो हमेशा सरल करना है उसको अच्छे से। तो नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है। एंड दूसरा ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप में ये आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड है, नॉट पूछ लिया है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है? नॉट देख लो कि नॉट के बारे में पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट पढ़ो और स्टेटमेंट के साथ साथ लिख दो कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर गलत सही है तो ट्रू लिख दो, इनकरेक्ट है तो फॉल्स लिख दो, या फिर आप सी और आई भी कर सकते हो, सी फॉर इनकरेक्ट एंड आई फॉर इनकरेक्ट। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट वाला। इसमें कई सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं लेकिन ये स्टेटमेंट का थोड़ा डिफरेंट फॉर्म है। ये दे रखा है एंजाइम्स दे रखे हैं, तो सेम स्टेटमेंट वाले में इसको भी गिना जाता है। तो ए टू ई 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको क्या पूछना है? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट एसेंशियल। पहली बात तो नॉट एसेंशियल। देखिए यहाँ पर लिखा है कि चूज द करेक्ट आंसर, लेकिन
ऐसा नहीं कि करेक्ट इसमें से बताना है, क्या हमें मेनली बताना है कि नॉट एसेंशियल वाले को हमें बताना है। तो इसमें क्या करना है, जो एसेंशियल है उसमें ई लिख दो, जो नॉट एसेंशियल है उसमें एन लिख दो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या है, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। देखो एसर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, क्या पूछ रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एसर्शन, अदर इज रीजन। क्या पूछा है कि एंड कहता है इन लाइट ऑफ दी अबव स्टेटमेंट चूज दी करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। अगेन जो ट्रू है उसमें ट्रू लिखना, जो फॉल्स है उसमें फॉल्स लिखना। क्या पूछा है, ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू लिख दो। कि एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये फॉल्स है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो क्या है, एसर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। इजीली क्या कर लोगे, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। लेकिन इसमें पता है दिक्कत कब होता है, जब दोनों करेक्ट हो। जब एसर्शन एंड रीजन जब दोनों करेक्ट होते हैं तब हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत आता है कि यार रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2025 में आया था। ये भी क्वेश्चन क्या डायरेक्ट में आता है, लेकिन क्या है, एक तो काफी लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, और दूसरा काफी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको फर्स्ट राउंड में जो है सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी बहुत इजी है, एक दो मैच करोगे आपका इजीली मैच हो जाएगा। देखते हैं एम्फाइजिमा क्या है, डैमेज करता है एविलो वॉल्स को। ए का 2 देखते हैं, ए का 2 दो में है, तो दो हमारे पास एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन। एंजाइना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन, तो बी का 3 किसमें, ओनली ऑप्शन नंबर 4 में। तो देखो हमने बस बी को मैच करा और बी से हमारा जो है आंसर मिल गया। तो कभी कभी हो सकता है आपको पता नहीं या फिर याद नहीं आ रहा हो एट द टाइम कि एम्फाइजिमा क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में, टेटेनी के बारे में। तो जो आपको आता है, जो आप मैच कर सकते हो, आप उसको मैच करो, हो सकता है उसी से आपका आंसर बन जाए। तो बाकी को मैच करने का जरूरत भी नहीं है, टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। क्या है इसमें, सेम एसर्शन ट्रू फॉल्स ऐसे वाले। क्या बोला गया है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। सही बात है, बिल्कुल सही है। क्यों कलर होगा भाई, इंसेक्ट हैं एंड जो पॉलिनेटर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर एंड कलरफुल होते हैं फ्लावर्स। जब इनकी जरूरत ही नहीं है, विंड तो विंड और वाटर को तो हमें अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है फ्लावर्स को। तो ट्रू स्टेटमेंट बोला गया है। नेक्स्ट रीजन क्या कहता है, फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन द विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन दिक्कत ये आता है कि क्या ये ट्रू एक्सप्लेनेशन है भी एसर्शन का। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सोचना समझना। तो ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में दो तो ऐसे ही गए, लेकिन इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो सोच समझ के एसर्शन रीजन पढ़ो, दिमाग में आंख बंद करो और सोचो कि क्या इस वजह से ही है ये, फिर आंसर को सॉल्व करो। तो इसमें क्या है, एसर्शन इज ट्रू, रीजन भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तरह के क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है, छोटे सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन पे बेस्ड है, डायरेक्ट है। क्वेश्चन 2 देखो, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, आ गया एज इट इज उठ के। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, क्या पूछा है, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन द एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड। तो ये जो है एनसीईआरटी में थोड़ा नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसको भी आप फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। सेकंड राउंड में आओगे तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये भी क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में इसको नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में हम इन क्वेश्चंस को कतई टाइम नहीं दे सकते। तो एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या कहता है। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, आईवीएफ में ऐसा होता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इनकरेक्ट लिख दो। पूछा क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन। क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं, तो ड्रॉबैक्स कौन से हैं, ये तो ए वाला स्टेटमेंट तो हमारे पास ड्रॉबैक नहीं है, तो ए को काटते हैं। ए नहीं है, ए नहीं है, ये नहीं है, देखो एक ही पढ़ा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका एक्यूरेसी भी बरकरार रहेगा एंड स्पीड भी जो है आपकी बढ़ जाएगी। बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन आप एलिमिनेशन से करोगे तो इजीली क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों लाया हूँ, एक चीज बताने के लिए। देखो ये जो क्वेश्चन है जहाँ पूछा है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, तो ये आपको नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब यूनिट जो स्टार्ट होगा तो वहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, तो उसमें रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में जो है बताया हुआ है कि क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिया गया है। लेकिन कई सारे बच्चों ने जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया था, वो इस क्वेश्चन को देख के पैनिक हो गए कि अरे भाई ये कहाँ सा, ये एनसीईआरटी में तो पढ़ा ही नहीं। उनको लगा, तो शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा इसलिए पैनिक हो गए। आपके साथ भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप पैनिक हो जाओ, क्योंकि आपको आता ही नहीं है, या फिर आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हमने एनसीईआरटी में कब पढ़ लिया। इस क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है, फर्स्ट राउंड में इनको छोड़ दो,
है ही भाई, फर्स्ट राउंड में है ही। जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जो क्वेश्चन टाइम लगेगा, छोड़ने के लिए है, तो छोड़ो बिंदास इन क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन इन क्वेश्चन के बीच में अगर पैनिक कर जाओगे तो ये आपका सिलेक्शन रुकवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो करेक्ट ऑप्शन बताना है। अगेन ए टू ई बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या पूछा है? ट्रू ट्रू ट्रू। इसमें से ट्रू कौन सा है? देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। The eukaryotic ribosome are 80s and prokaryotic ribosome are 70s। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू बात है। Then each ribosome has 2 subunits। बिल्कुल ट्रू है। देखते हैं ए एंड बी आर ट्रू। ए एंड बी जो है वो ट्रू है, तो ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है। यहाँ पर ए नहीं है तो फोर्थ वाला एलिमिनेट हो गया। देखो मेन में क्वेश्चन क्यों लाया हूँ ये बताने के लिए। 2 subunits of 80s ribosome are 60s and 40s while that of 70s are 50s and 30s। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, लेक्चर से करे होंगे, नोट्स अच्छे से रिवाइज करा होगा, तो ये लाइन आपको आराम से याद होगी। क्या 80s राइबोसोम में कितने सब यूनिट्स होते हैं, 70s में कौन से सब यूनिट्स होते हैं। तो आपको नॉलेज अगर होगा तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ, सेम स्टेटमेंट डी दे रखा है कि 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60s 20s 70s 50s। तो ये क्या है? सेम स्टेटमेंट है। तो देखो या तो सी करेक्ट है या तो डी करेक्ट है, बस सब यूनिट्स को डिफरेंट करा है ना, तो इसमें से या तो एक सही होगा और एक गलत होगा, या फिर हो सकता है दोनों ही गलत हो। ठीक है। अगेन ई में भी यही दे रखा है, सब यूनिट्स के बारे में बताया। तो सी डी एंड ई जो है एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते, इनमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखो अगर ऑप्शन में सी डी एंड ई एक साथ आ रहा है तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट करो। देखो सी आ रहा है, डी यहाँ पर बस आ रहा है, यहाँ पर बस ई आ रहा है। तो देखो सी डी ई, ऐसे भी ये भी एलिमिनेट हो गया। बाकी आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी को देखो इजीली सॉल्व हो गया। बस इस क्वेश्चन में मेन जो है ना, ए और बी से आपको एग्जामिनर नहीं फंसाना चाहता है, आपको मेनली आपको एग्जामिनर फंसाना चाहता है सी डी एंड ई स्टेटमेंट से। एग्जामिनर मेनली आपका चेक करना चाहता है कि अगर हमने ऑप्शंस में डेटा को थोड़ा सा अदल बदल कर लिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एग्जामिनर यहाँ पर क्या डेटा को चेंज करके खेल गया है, और अगर आपने डेटा को पकड़ लिया, सही का अगर आंसर आपको आता है तो आप कर लोगे इजीली सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है? The primary source of energy in an ecosystem is solar energy। बिल्कुल सही, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? The rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net primary productivity। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। किसका डेफिनेशन है ये जो डेफिनेशन दिया गया है ये किसका डेफिनेशन है? जीपीपी का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। देखते कौन सा है। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, गलत बात। बोथ आर इनकरेक्ट, गलत बात। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो देखो मैंने सारा बता दिया आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, फर्स्ट राउंड में कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम से आप जब भी मॉक टेस्ट दो इस टेक्निक को फॉलो करो। जो जो मैंने कहा है, जैसा जैसा कहा है उस तरह से करो। जिन क्वेश्चन को छोड़ने के लिए कहा है फर्स्ट राउंड में उनको छोड़ो, जिन क्वेश्चन को मैंने एलिमिनेट से करने के लिए बोला है आप एलिमिनेट करके देखो, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। एंड अब से आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो 4-5 मॉक टेस्ट इसको फॉलो करके दो, देखो कि एक्चुअली ये आपका काम आ भी रहा है कि नहीं, आपको मेहनत हो रहा है क्या, इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है, नेगेटिव मार्किंग कम हो रही है, तो आपके मॉक्स में इंप्रूवमेंट इससे हो रहा है नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे ही पता चले कि मेरी स्ट्रेटेजीज आपके लिए यूजफुल है भी कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड भाई जम के मेहनत करो, कुछ ही महीने जी जान लगा दो सिलेक्शन के लिए।